नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ मिल चुके हैं। छोटे चौधरी क्या खेल करेंगे, क्योंकि अब भाजपा में उनका जो मेल हुआ है उसमें किसानों की बात कैसे उठाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब माहौल क्या रहेगा। आज तमाम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने से जयंत चौधरी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो 7 सीटें उनको दी थी, लेकिन यहां उनको कुल 2 सीटें मिल रही है। तो क्या 2 सीटों में अब छोटे चौधरी संतुष्ट हो रहे हैं, और छोटे चौधरी को क्या उन 2 सीटों में दिखाई दे रहा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल जिस तरह से बदला है उसका असर आने वाले चुनाव में क्या होगा। आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और मेरे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कौरपाल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। और कौरपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया न्यूज को अपना। और सवाल यही कि अब प्रदेश में छोटे चौधरी अब जो है भाजपा के साथ मिल चुके हैं, कैसे लग रहा है आपको ये मेल, कैसा रहेगा? देखिए राहुल, काफी समय हो गया है, करीब 2 सप्ताह हो गए हैं और लगातार ये जनता में एक संदेश इस तरह का जा रहा है कि कहीं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच में कोई किसी तरह की दोबारा से कोई सीटों के तालमेल को लेकर के कोई तनातनी तो नहीं चल रही है। और मैं आज बता दूं, जो यहाँ से सपा की कैंडिडेट है कैराना लोकसभा सीट से, उन्होंने भी आज साफ तौर पर कहा है कि छोटे चौधरी के आशीर्वाद से ही उन्हें यहाँ का टिकट मिला है। और उन्होंने पहले मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से लड़ूं, और उन्होंने ये कहा कि छोटे चौधरी वापस उनके साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन चूंकि बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है और धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो रही है, चर्चा है कि जल्दी ही जयंत चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं, और वहां पर पहले से ही सीटों को लेकर के सारी बातचीत फाइनल हो गई थी। 2 सीटें देने की बात कही गई है, और खुद मैंने आपके इसी चैनल पर आप बातचीत कर रहे थे राजपाल बालियान से, उन्होंने तस्वीर साफ भी कर दी है। अभी चूंकि राज्यसभा के चुनाव होने को हैं, सारी तैयारियां की जा रही हैं और राज्यसभा चुनाव पर ही फोकस है। इसके बाद जो भी औपचारिक घोषणा होनी है या जो भी सीटों के बारे में जो भी घोषणा होनी है, राज्यसभा चुनाव के बाद में शायद संभव है। अब पता चला है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने अपने सभी विधायकों की एक बैठक भी जल्दी बुलाई है, और उनका पूरा पूरा मैसेज है अपने विधायकों को कि वो फोकस रखे राज्यसभा चुनाव पर, और एनडीए गठबंधन के साथ उन्हें अपनी निष्ठा दिखानी है। तो एक तरह से कुल मिलाकर के जी, मैं कौरपाल रहा हूं आपको छोटा सा यहाँ पे कि निष्ठा तो उनकी दिखाई दी गई है, वो तो एनडीए में जा रहे हैं, साफ तस्वीर विधायकों ने भी कर दी, जयंत चौधरी ने दिल्ली में बैठक की। लेकिन असर क्या आपको लग रहा है इसका 24 में? यहाँ जयंत चौधरी के लिए ये सौदा जो फायदे का सौदा लगता है आपको, हुआ है कि नहीं, या नुकसान आपको दिखता है इसमें ज्यादा? देखिए, ये तो आपको पता है अच्छी तरह से राहुल, आपने भी काफी फील्ड में वर्क किया है। मैंने आपकी हरिंदर मलिक से बातचीत भी देखी है, खुद आपने उनसे पर्सन भी किया था। और भले ही वो हरिंदर मलिक इस बात पर लिपापोती कर रहे हो, जो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का और सपा का था, उसमें सीधे सीधे पहले 7 सीट जो देने की बात कही गई थी, उसमें किंतु परंतु का एक दौर चल पड़ा था। और हरिंदर मलिक का लगातार अखिलेश पर दबाव था कि वो मुजफ्फरनगर से निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ कैराना से जो उनकी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन है, वो भी लगातार दबाव बनाई हुई थी। और जब जयंत चौधरी के सामने ये बात आई, तो उन्होंने फिर अखिलेश से पीछा छुटाना ही बेहतर समझा, और लगातार उनका, देखिए भाजपा के कुछ जो कद्दावर नेता थे वे भी पहले से ही उनके संपर्क में थे, और जब उन्हें ये देखा कि यहाँ पर गठबंधन में उनके साथ में किंतु परंतु का एक बड़ा दौर चल रहा है, तो उन्होंने फिर मुनासिब इसी बात को समझा कि आज एक मोदी की लहर भी है,
और दूसरी बात यह है कि सत्ता का साथ में रह करके प्रयोग करना कि वो कितना अपने समर्थकों का, अपनी जनता का, किसानों का कितना भला कर सकते हैं। तो सत्ता से बाहर रहकर वो इतना भला नहीं कर सकते थे। ये भी एक नया प्रयोग है और ये प्रयोग उन्होंने किया है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। लेकिन जहां तक मैं बताऊं कि भाजपा में जयंत चौधरी के भी कुछ शुभचिंतक हैं और वो चाहते हैं, जैसे मैं सुन रहा था किसी चैनल पर कि कहीं जयंत चौधरी का राजभर ना बन जाए। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके पीछे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ठोस मतदाता या एक वर्ग ऐसा है जो पूरी तरह से जयंत के साथ में है और भाजपा को इस चीज से फायदा है। इसी वजह से जयंत चौधरी को उन्होंने अपने साथ में मिलाया है और मुझे लगता है कि इससे जहां जयंत चौधरी को भी निश्चित रूप से फायदा मिलेगा तो भाजपा को दोहरा लाभ मिलने की संभावना है। राहुल, अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा को जयंत चौधरी से, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल से ज्यादा फायदा यहां हो सकता है? चलिए एक बार थोड़ा ये समझ लेते हैं आपसे कि मुजफ्फरनगर की सीट पर आप बता रहे थे, कैराना की सीट पर आपने चर्चा की, क्योंकि न्यूज 80 पर हमने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि जयंत चौधरी ने कुछ नाम दिए हैं और वो नाम यहां इकरा हसन का नाम उसमें था। मुजफ्फरनगर से यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम हरेंद्र मलिक को ये चर्चा थी कि हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए। बिजनौर से रुचि वीरा का नाम जयंत चौधरी ने दिया था। ये जानकारी हमने दी थी, लेकिन इस खबर को पुष्टि जो है वो राष्ट्रीय लोकदल ने नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात हुई और वो एक मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में आए, तो ये सवाल हमने पूछा था जाहिर तौर पर कि आखिर जो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन टूटा है उसकी वजह क्या है, और आप उनके साथ जो आपने 7 सीटें दी थी उनमें से आपने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की ये अजीब सी शर्त क्यों रखी थी? तो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो आप जयंत चौधरी से पूछिए, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से पूछिए कि जो सूची उन्होंने भेजी थी वो सूची आज भी उनके मोबाइल में है। तो एक अजीब बात ये भी आती है निकल कर कि आखिर गठबंधन टूटा तो क्यों टूटा। खैर, वो एक बात अलग है, क्योंकि राजनीति में फायदा और नुकसान जो है वो हर राजनीतिक दल देखता है। और क्या 2024 में इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, और जाहिर तौर पर है कि भाजपा को भी फायदा लगा है, इसलिए जयंत चौधरी को लिया। लेकिन मैं फिर अपने उसी सवाल पर वापस लौटता हूं कौरपाल जी कि मुजफ्फरनगर की सीट पर अभी भी कहीं ऐसी सुबसुबाहट सुनाई देती है धीरे धीरे कि यहां जो संजीव बालियान है उनका टिकट कटना जो है वो काफी हद तक तय मान रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है। आप इस पर क्या समझते हैं कि अगर संजीव बालियान को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक चर्चा ये भी है, मैं वो सवाल आपको ऐड कर रहा हूं, एक मिनट बस, कि चर्चा एक ये भी है कि जयंत चौधरी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई उनसे बड़ा कद का नेता हो। उधर बागपत में जो सत्यपाल मलिक चुनाव लड़ सकते थे, वहां पर यह सीट अब राष्ट्रीय लोकदल के पास चली गई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं बचा। वहां यानी सीधे तौर पर जयंत चौधरी लड़ेंगे। लेकिन अब मुजफ्फरनगर पर बात है कि अगर संजीव बालियान यहां से चुनाव लड़े और वे चुनाव जीत भी जाएंगे तो उनको सीधे तौर पर, वो मंत्री है तो उनको फिर मंत्री बनाया जाएगा। तो जयंत चौधरी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि ये सुसुबाहट होने लगी कि अगर मुजफ्फरनगर की सीट राष्ट्रीय लोकदल ने छोड़ दी तो फिर किन सीटों पर वो अपना दांव ज्यादा करेगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, ये 3 सीटें जहां पर सबसे ज्यादा दबदबा दिखता है राष्ट्रीय लोकदल का। देखिए राहुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और बागपत का जहां तक मैं थोड़े से उसमें भी आपको बता दूं कि बागपत की सीट अजीत जी के लिए छोड़ी जा रही है और इसमें सीधे सीधे जो जानकारी मिली है सूत्रों से भी कह लो या जो भाजपा के कुछ बहुत ही जानकार आदमी हैं, वहां पर सतपाल जी को कोई बड़ा जिम्मेदारी सौंपी जा रही है गवर्नर के तौर पर या किसी केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर के तौर पर। तो वहां तो किसी तरह का कोई इस तरह का वो नहीं है कि कोई विरोध वाली बात है। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट के बारे में जो सूत्रों से जानकारी मिली है, बात सीट में ये मुद्दा उठा था, भाजपा मुजफ्फरनगर सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जहां तक जानकारी मिली है, जो पहले संजीव बालियान से इस जयंत चौधरी के बारे में भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के,
उन्होंने मशवरा किया था और उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं जताई थी। लेकिन जब अमित शाह के साथ में जो बातचीत का सवाल है, जयंत चौधरी के और अमित शाह की जो बातचीत हुई थी, तो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें ये मुद्दा जयंत ने उनके सामने रखा था मुजफ्फरनगर सीट का। लेकिन भाजपा ने ये सीट या जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने सीट देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन एक बात पर विचार करने की उन्होंने बात की थी कि इसमें वो मुजफ्फरनगर सीट से प्रत्याशी बदल देंगे। तो जो आपने शंका जाहिर की कि उनके टिकट को लेकर के भी, बालियान साहब के टिकट को लेकर भी कुछ डाउट है, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। लेकिन जहां तक मैं बात कहूं इसकी, देखिए चूंकि बहुत पहले से ही हरिंदर इस सीट पर गांव में कह लो या क्षेत्र में कह लो वो लगातार लगे हुए थे। उन्हें पक्का विश्वास था भी कि अखिलेश उसकी बात नहीं गिरेंगे और इस पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी भी गई थी और उनकी दावेदारी पक्की भी थी। तो निश्चित रूप से गठबंधन टूटने की वजह आप बिजनौर की भी बात कह रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर और कैराना सीट इसका मुख्य कारण भी बनी और मजबूरीवश एक तरह से जयंत को ये कदम उठाना पड़ा। और उनके समर्थकों की भी यही सलाह थी, उन पर काफी दबाव था कि आपने विपक्ष की काफी राजनीति कर ली, सत्ता से बाहर रह करके आप कुछ भला नहीं कर सके, आपका लगातार जनाधार भी गिरता जा रहा है और यदि आप सत्ता के साथ में जुड़ेंगे तभी कुछ लोगों का भला कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए राहुल, इससे पहले भी प्रयास किए गए थे, जो विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के प्रयास किए गए थे। तब बात आई थी, जयंत चौधरी ने जब भी मना कर दिया था, उन्हें इस बात का संदेह था कि विपक्ष में मजबूती है। और जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए और एक बेहतर बहुमत से, या मैं कहूंगा बहुत बड़े बहुमत से योगी दोबारा सत्ता में आए, तो इससे हौसला टूट गया। और आपने अब देखा होगा कि इंडिया गठबंधन बना और फिर कितनी जल्दी इसमें बिखरा हुआ। तो कुल मिलाकर के एक तरह से मोह भंग हो गया विपक्ष की राजनीति से कि जहां आपस में तालमेल नहीं है, वैचारिक समानता नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका जो राजनीतिक वजूद था या राजनीतिक था। मेरा सवाल जो है मुजफ्फरनगर सीट को लेकर थोड़ा सा आपसे समझना है कि मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी जब वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और जो सुबसुबाहट है कि यहां अभी जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि मुजफ्फरनगर की सीट रालोद अभी भी चाहती है कि वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो उनके चौधरी अजीत सिंह वहां से जब चुनाव लड़े थे तो कुल 6000 के आसपास से वोटों से वो खुद हारे थे और बागपत में तो जयंत चौधरी चुनाव हारे ही थे, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर काफी जो गहमा गहमी देखी गई समाजवादी पार्टी के साथ भी। और अगर भाजपा में वो इतनी आसानी से वो सीट छोड़ दे रहे हैं तो ये क्या मान लिया जाए कि अब जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधराहट की जो बात यहां जयंत चौधरी को लेकर की जाती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट एक बहुत मैन जो है राष्ट्रीय लोकदल के लिए रखती है, बड़े मायने उसके हैं मुजफ्फरनगर की सीट पर। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपसे कि क्या जयंत चौधरी आसानी से मुजफ्फरनगर की सीट को ऐसे जाने देंगे? आपको लगता है कि अगर वो जाती भी है तो फिर सीधे तौर पर आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की चौधराहट किसके पास होगी? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 सीटें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, उसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा और कैराना लोकसभा, और यहीं पर सबसे ज्यादा जनाधार जयंत चौधरी का है। और यदि उन्हें अच्छा प्रदर्शन दिखाना है तो उन्हें दोनों सीट पर अपनी दावेदारी करनी भी होगी। लेकिन राहुल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहां तक तो बात कुछ सुनी गई कि भाजपा ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाजपा में ऐसे लोग हैं, और ये आपको पता भी होगा, अंतर कलह हर पार्टी में है, भले ही वो पटल पर ना आए। तो निश्चित रूप से भाजपा में कुछ लोग नहीं चाहते कि जो बालियान साहब हैं उन्हें तीसरी बार यहां से मुजफ्फरनगर सीट से दावेदारी दी जाए या उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। और भाजपा के लिए आपको पता भी है कि उनका टिकट काटना बहुत बड़ी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वहां वन मैन शो है, वहां 2 लोगों की ही चलती है। यदि वहां से थोड़ा सा भी इशारा आ गया तो वो किसी का भी टिकट काट सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि वो विरोध करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ये मुजफ्फरनगर सीट पर यदि ये जयंत चौधरी अपने दावेदारी करते हैं और उनका कहीं ना कहीं किसी से इस तरह का कोई पहले बातचीत हो रखी है या उन्हें ऐसा आश्वासन मिल रहा है, तो मैं मानता हूं कि भाजपा को संजीव बालियान का टिकट काटने में देर नहीं लगेगी। और आज वास्तव में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दोनों सीटों पर
पूरे क्षेत्र के लोगों की निगाह भी लगी हुई है और जल्दी जल्दी सब इस बात को नतीजा जानना चाहते हैं कि सपा ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट एक तरह से उतार दिए हैं। और पहले कैंडिडेट उतारने का फायदा भी पार्टी को मिलता है क्योंकि समय मिल जाता है लोगों के बीच में जाने का। और अब सबकी नजर इसी पर ही है कि मुजफ्फरनगर और कैराना सीट पर जो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन है, तो इसमें किसके पास में ये सीटें आती हैं। तो देखिए, कैराना वो बागपत की सीट तो पक्का हो ही गया है। अब मुझे लगता है कि दूसरी सीट की जो बात है वो कैराना लोकसभा सीट पर जो है राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार आ सकता है, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर के संजीव बालियान का वहां से सफाया हो सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा हो सकता है कि जैन की पसंद का कोई व्यक्ति आ जाए या भाजपा अपने किसी दूसरे व्यक्ति को चांस दे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी कि संजीव बालियान की तीसरी बार दावेदारी को आप पक्का मान लें। अच्छा, ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा वरपाल जी, कि क्या लगता है कि जो जहां, क्योंकि ये बताया जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर रालोद अपना प्रभाव छोड़ती है, और भाजपा को भी ये मालूम कहीं ना कहीं हो चुका है कि अब अगर जयंत चौधरी उनके साथ आ रहे हैं तो 10 सीटों का अनुमान है कि वो 10 सीटें जो है वो जीत सकते हैं आसानी के साथ, जो अब तक उनको मुश्किल लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो रेड जोन में वो सीटें थी। तो जयंत के आने से वो सीटें जो है येलो लेन दिखाई देती है। तो मेरा जो सवाल है समझना है कि क्या जो राष्ट्रीय लोकदल का जहां जहां सिंबल नहीं होगा वहां भाजपा के सिंबल पर जो रालोद के पुराने कार्यकर्ता है, चौधरी चरण सिंह वादी है, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, क्या वो वोट वहां भाजपा के सिंबल पर कन्वर्ट होना आपको लगता है कि आसान हो जाएगा? और उसी स्थिति में जब मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर भाजपा का सिंबल होगा, क्योंकि हरिंदर मलिक को आप जो है आसानी से नहीं छोड़ सकती। हरिंदर मलिक एक कद्दावर नेता है और संजीव बालियान से कम उनका कद नहीं है। संजीव बालियान से पुराने नेता है और बड़े उन्होंने शामली से भी चुनाव लड़ा, और जब शामली में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं था तब उन्होंने अच्छे खासे वोट शामली में आकर लिए। तो क्योंकि कई गांव में हम गए तो वहां गांव में हरिंदर मलिक को लेकर नाम की चर्चा है। तो मेरा सवाल सीधा यही है कि जो वोट है वो क्या राष्ट्रीय लोकदल का जहां सिंबल नहीं होगा वो वोट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कन्वर्ट आपको लगता है आसानी से हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राहुल उठाया है। और बिल्कुल देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में खासकर मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फोकस था और इस बार भी भाजपा वहां पर फोकस कर रही है जो सीट उन्होंने हारी थी। और आपको याद भी होगा कि विधानसभा चुनाव में खुद गृह मंत्री जो अमित शाह थे उन्होंने कैराना में घर घर पर्चे बांटे थे और लोगों से अपील भी की थी, लेकिन जैंत के प्रभाव के चलते या कह लो कि गठबंधन के चलते यहां पर तीनों सीट जो है भाजपा ने शामली जिले से हारी थी और मुजफ्फरनगर में भी कई सीट उन्हें गंवानी पड़ी थी। अब आपने जो ये सवाल उठाया है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल का वोट उन सीटों पर ट्रांसफर हो पाएगा जहां पर भाजपा का कैंडिडेट होगा, देखिए चूंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं और धीरे धीरे लग भी रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था की बात हो या विदेश नीति की बात हो या घरेलू स्तर पर जो है भाजपा का प्रदर्शन हो, कानून व्यवस्था की बात हो, प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। भले ही रोजगार के मुद्दे को ले लें हम, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा तो निश्चित रूप से वोटर्स के सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के लिए कुछ मुद्दे छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि विपक्ष वास्तव में इतना मजबूत नहीं है और अखिलेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। उनके साथ में यहां जहां यादव और प्लस अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जुड़ेंगे वहां उनकी दावेदारी उनके क्षेत्र में मजबूत हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले रह करके कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। ये भाजपा का और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाने से उन्हें मजबूती मिली है। रही बात वोट ट्रांसफर की, तो जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं उनके पास में अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है
क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता है कि यदि वो अपने नेता का साथ नहीं देंगे तो यहाँ पर उनका जो राजनीतिक कद है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि जहां जहां भाजपा का कैंडिडेट होगा वहां राष्ट्रीय लोकदल के लोगों का भी उन्हें समर्थन मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट की जो मैं बात कहूं, यहाँ पर जो आपने बताया कि वो वास्तव में कद्दावर नेता है और उनकी व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में पैठ है। यदि हरेंद्र मलिक का टिकट तो यहाँ से सपा का डिक्लेयर हो ही गया है, लेकिन इस सीट पर वो राष्ट्रीय लोकदल के वोटर में सेंध लगा सकते हैं और वो एक तरह से मुजफ्फरनगर सीट पर तगड़ी चुनौती देंगे। यदि बसपा से कोई मुस्लिम कैंडिडेट आता है तब उनके लिए ये लड़ाई थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। लेकिन यदि बसपा से इस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, कोई हल्का कैंडिडेट आ रहा है, तो निश्चित रूप से हरेंद्र मलिक भाजपा के या राष्ट्रीय लोकदल के किसी भी कैंडिडेट के लिए एक तकड़ी चुनौती इस मुजफ्फरनगर सीट पर पेश करने वाले हैं। राहुल, अच्छा करपाल जी, एक छोटा सा ध्यान मैं आपका दिलाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझ पा रहे हैं और आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से है और हम यहीं इसको ज्यादा राजनीति को देखे समझे, तो इसलिए कहीं आपको लगता है कैराना और मुजफ्फरनगर को आपने स्पेशल जो है फोकस करके जो समझाया बताया। एक सवाल थोड़ा समझना आपसे चाहता हूं कैराना सीट पे कि अगर बीएसपी क्योंकि अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और कैराना में इकरा हसन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, राष्ट्रीय लोकदल का जो कैंडिडेट यहां पर अगर होता जो माना जा रहा था या फिर राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ होता तो जाहिर है कि एक तरह से मुस्लिम और जो जाट वोटर्स है वो एक मुश्त हो सकते थे, जो बीजेपी के लिए बड़ी समस्या हो सकती थी क्योंकि करीब 5.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर कैराना सीट पर है। तो अगर मैं दलित वोट की बात करूं तो करीब जो है वो 2 लाख से ज्यादा वोट यहां दलितों का भी है और अब पिछले जो चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को प्रदीप को 6 लाख के आसपास जो वोट मिले थे, आपको याद होगा, तो अगर वो 5.5 लाख और 2 लाख जो वोट दलितों का है अगर वो एकजुट हो गया तो आपको नहीं लगता कि पूरा खेल पूरा गेम मायावती बदल देगी चुनाव में कैराना जैसी सीटों पर, मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है क्योंकि अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खुले हैं और शायद उसे इंतजार होगा कि दूसरी पार्टी के लोग पहले कैंडिडेट अपने उतार दें। लेकिन इससे पहले मैंने देखा है बसपा सबसे पहले अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती थी और उससे लाभ भी मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद आचार संहिता के बाद लगने के बाद शायद मायावती कोई नया खेल खेल सकती है। अभी तक उनकी जो नीति रही है एकला चलो की नीति है, लेकिन अभी कांग्रेस ने भी ये संकेत दिया है कि उसके दरवाजे खुले हुए हैं। तो देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में यदि मैं बात करूं तो जो कैंडिडेट है सपा की इकरा हसन, देखिए उनके पास में उनका खुद का भी एक बड़ा वोट बैंक है, ये आपको माननी पड़ेगी और युवा वर्ग में भी उनकी काफी पैठ है और चूंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार काफी उनके फॉलोअर्स भी हैं और वो उसने जैसे आज भी बातचीत में कह रही थी कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां वो पिछले 2 साल में नहीं गई हूं। और आपको याद होगा राहुल, नाहिद हसन जेल में थे, किस तरह से कितनी अच्छी तरह से एक रणनीति बना करके उन्होंने अपने भाई के लिए प्रचार किया और उन्हें विजय भी दिलाई। तो यहाँ पर इकरा हसन को एक कमजोर कैंडिडेट के तौर पर मानना बड़ी भूल होगी। लेकिन वास्तविक बात तभी सामने आएगी, असली बात तभी सामने आएगी जब दूसरे दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि इसी चुनाव मैदान प्रत्याशियों के सामने आने पर ही जो है समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मायावती तो मतलब मायावती आपको नहीं लग रहा कि अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई खास असर उसका होगा, है ना? नहीं, यदि मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी और वो दमदार कैंडिडेट उतारती है, देखिए पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा शामली विधानसभा से उनके बहुत ही एक ऐसे कैंडिडेट उन्हें उतारे थे और इस बार भी यदि लोकसभा से उन्होंने नाम मात्र के लिए अपना कोई प्रत्याशी उतार दिया और दलित वास्तव में पहली पसंद तो उसकी मायावती है ही, लेकिन जब उन्हें दिखाई देगा कि मायावती का कैंडिडेट यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा है तो दूसरी पसंद दलित की जो है भाजपा है। क्योंकि ये मान के आपको चलना भी पड़ेगा कि भाजपा दलित वर्ग के लिए काफी काम भी किया है, मुफ्त अनाज की बात हो या और दूसरे जो
घर बनाने की बात हो तो पहली पसंद उनका निश्चित रूप से मायावती है और दूसरी पसंद भाजपा है। यदि इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोट आपस में मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती दूसरे कैंडिडेट के सामने आ सकती है। राहुल, चलिए गौरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आपने बड़े अच्छे से शामली और बागपत को जो है और मुजफ्फरनगर को आपने बड़े अच्छे से समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल जयंत चौधरी को लेकर क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां जिस तरह से जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ चले गए हैं, सवाल उनकी चौधराहट को लेकर भी है कि जो चौधराहट इंडिया गठबंधन में रहकर उनकी थी, क्या वो चौधराहट जो है वो आने वाले दिनों में भी कायम रहेगी, और बीएसपी जो अकेले चलो की नीति और रणनीति पर काम कर रही है उसका कितना फायदा यहां होगा। जाहिर तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं उस बात का असर भी कम दिख रहा है, और चौधराहट को लेकर अभी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। अब फैसला जयंत चौधरी ने ले लिया गया है, अब क्या उसका परिणाम होगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।